अभी डाउनलोड करें नीलेश क्लासेज ऐप और अपने बोर्ड एग्जाम की अभी से तैयारी शुरू कर दें। यहाँ आपको आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 5। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ गाइज, हमने पिछले लेक्चर में अक्षीय स्थिति पर जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होती हैं, फर्स्ट होता है अक्षीय स्थिति पर और सेकेंड होता है निरक्षीय स्थिति पर। तो हमने अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप चैनल पे जाकर उसे देख ले, या फिर आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस पे भी उस लेक्चर को देख सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और चाहेंगे तो वहाँ से पूरा प्रॉपर हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 499 रुपये में पूरे साल के लिए, जहाँ आपको अब सारे सब्जेक्ट के नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स, उसके अलावा वीडियो लेक्चर और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनका सॉल्यूशन, मॉडल पेपर और आगे चलकर एग्जाम टाइम में आपको उतने ही मात्र 499 रुपये में क्रैश कोर्स कराया जाएगा, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में आसानी से 80% से ज़्यादा मार्क अचीव कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इसको सबसे पहले मैं समझा देता हूँ। देखिए ये चित्र आप समझ गए तो समझ गए अच्छे से, तो समझ जाइए कि ये पूरा का पूरा इसका आप डेरिवेशन कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले देखिए यह एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी यानी अल्प दूरी 2l पर स्थित है। इसका मध्य बिंदु O है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु O से, ठीक है, इसकी निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति मैंने आपको बताया कि ऊपर की तरफ, ठीक है, एकदम इसके लंबवत ऊपर की तरफ। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर इसकी निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। ठीक है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इससे इसको मिला देंगे और इससे इसको मिला देंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम माने कि अगर प्लस क्यू के कारण यहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें तो इसकी दिशा किधर होगी। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि प्लस क्यू के कारण, ठीक है, किसी भी बिंदु पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो जो उसकी दिशा होगी प्लस क्यू से परे होगी यानी दूर होगी। तो इसलिए इस प्लस क्यू की दिशा जो होगी बी से पी की ओर इधर होगी। देखिए यहाँ मैंने दिखाया हुआ इधर तीर लेकर, और यहाँ E1 यानी E1 की ये दिशा है। ठीक है, यहाँ वेक्टर भी लिख दो ऊपर, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी जो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस ऊपर की ओर होगी, इधर होगी। देखिए इधर ये तीर से दर्शाया गया है। ठीक है, और देखिए माइनस क्यू के कारण अगर यहाँ P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, यानी अगर E2 यहाँ पे इसके कारण ज्ञात करें, ठीक है, तो इसकी जो दिशा होगी हमने पिछले लेक्चर में ये आपको बताया था कि माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर हम तीव्रता ज्ञात करें तो उसकी दिशा माइनस आवेश की होगी। ठीक है, तो इसलिए इसकी दिशा जो होगी इस साइड में होगी। ठीक है दोस्तों, इसकी जो दिशा होगी इस साइड में होगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यहाँ दिशा वाला मैटर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि प्लस क्यू के कारण जो दिशा होगी इस तरह ऊपर की ओर यानी प्लस से इधर दूर होगी, और जो माइनस क्यू के कारण यहाँ पे अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो इसकी दिशा उधर इससे दूर ना होकर इसी की तरफ होगी। देखिए यहाँ E2 इसकी दिशा इधर दर्शाई गई है। ठीक है, दिशा क्लियर। अब उसके बाद देखते हैं, चूंकि यह देखिए यहाँ से यहाँ यह एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि देखिए इसका ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसका मध्य बिंदु यहाँ O है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, चूंकि ये पूरी दूरी 2l होती है, आप लोग जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की जो दूरी होती है 2l होती है, तो ये मध्य बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी l और यहाँ से यहाँ तक की दूरी l, यानी ये l। और चूंकि यह जो है, ठीक है, यह r है। यह देखिए इस त्रिभुज का BP देखिए POA, ठीक है, और POB, मतलब यह जो भुजा है यह दोनों में है। ठीक है, यानी एक तरह से बोले तो इसकी एक भुजा और इसकी एक भुजा। ठीक है, और यह भुजा और यह भुजा, और चूंकि यहाँ कोण देखिए यह कोण और यह कोण दोनों में, यानी तीनों आपस में बराबर है, दो भुजा और एक कोण, या मतलब एक तरह से बोले तो ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज हैं। ठीक है, सर्वांग सम है। ठीक है, और यह देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है और यह एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यह वाला कोण 90 अंश है। ठीक है, तो अगर हम इसका मान निकालना चाहें तो देखिए अगर इसको हम थीटा लेते हैं तो यह कर्ण हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका मान निकालें, ठीक है, यानी कर्ण का हम यहाँ से हम इसका मान निकालें तो क्या होगा आप देखिए। देखिए आप समकोण त्रिभुज के अनुसार जानते हैं कि कर्ण जो होता है, कर्ण बराबर होता है कर्ण में लंब का
स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर ये क्या हो जाए, कर्णी में लंब का स्क्वायर, तो लंब क्या है आर है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार यहाँ एल है तो वही एल का स्क्वायर। तो इसका मान आपको समझ में आ गया कि कर्णी में आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर कैसे है। उसी प्रकार सेम यहाँ भी ये आप लोग का अगर इसको हम थीटा ले तो ये लंब है, यह आधार है, तो इसका मान क्या होगा, यानी कर्ण का जो मान होगा वो होगा कर्णी में लंब का स्क्वायर, तो लंब आर है तो आर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर कर्णी में होता है ना लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, उसी के फार्मूले पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर दी गई है इस त्रिभुज में। ठीक है, तो ये आपको दूरी भी क्लियर। ठीक है, अब देखिए यहाँ थोड़ा हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। ये तो हमें दूरियां ज्ञात हो गई। ठीक है, तो अब हम इस प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। किस तरह हमने आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बताया था 1/4πε0 × Q/r²। ठीक है, यहाँ सारी चीज़ें मालूम है और चूंकि हम यहाँ से यहाँ तक के आर यानी दूरी भी मालूम कर लिए हैं, तो r² है तो आर की जगह इसको हम रख देंगे सेम उसी प्रकार। ठीक है, उसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें मालूम है, तो उसकी और चूंकि हम जानते हैं फार्मूला कि किसी भी आवेश के कारण किसी बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो उसके लिए फार्मूला 1/4πε0 × Q/r² होता है। तो उसी फार्मूले पे इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब चूंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें आगे चलकर वियोजन करना पड़ेगा। ठीक है, वियोजन करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे चलिए आगे हम उसको बताते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला एक चित्र मैंने बनाया वो सेम यहीं का चित्र है, यहीं का है, केवल इसको इधर थोड़ा साइड में इसलिए बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा मतलब साफ नहीं दिखेगा, एक ही जगह हो जाएगा, सब दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ का जो चित्र है थोड़ा काट कर यहाँ बनाया गया है। ठीक है, चलिए इसको भी अभी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जो चीज़ें हमने यहाँ बताया उसको लिख लेता हूँ। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे लिख लेंगे कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB, ठीक है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक है, अब देखिए काफ़ी लोग मतलब ये कमेंट करने लगते हैं ये परावैद्युतांक K क्या है। तो देखिए हमने पिछले लेक्चर में इसको बताया भी था, पिछले कुछ लेक्चर में अच्छे से इसको बताया था। ठीक है, परावैद्युतांक देखिए परावैद्युत माध्यम जैसे देखिए एक तो हो सकता है कि मतलब जो ये वैद्युत द्विध्रुव है मतलब कि तो वायु में रखा है कि तो निर्वात में, एक ये स्थिति हो सकती है, एक ये भी स्थिति हो सकती है कि ये मतलब किसी परावैद्युत यानी कुचालक माध्यम एक तरह से बोले तो कांच के अंदर भी रखा जा सकता है, वही परावैद्युत माध्यम है। ठीक है, और उसी कांच का परावैद्युतांक क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, अगर इस पे न्यूमेरिकल दे तो आई होप आप लोगों को परावैद्युतांक का मतलब समझ में आ गया हो। तो मान लीजिए कि यह जो वैद्युत द्विध्रुव है वो एक परावैद्युत माध्यम K में रखा है। ठीक है, जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के आवेश -Q तथा +Q एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित है, वही हमने यहाँ देखा है सेम। ठीक है, अल्प दूरी 2L पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, हमने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव का क्या मध्य बिंदु O है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर इसकी निरक्षीय स्थिति में यानी ऊपर की तरफ एक बिंदु P है, हमने चित्र में देखा, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, वहीं पे हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए चूंकि हम देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज APO, ठीक है, समकोण त्रिभुज APO तथा त्रिभुज BPO सर्वांग सम त्रिभुज है। देखिए जो ये दोनों त्रिभुज है ये और ये दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ 90 अंश का कोण बने और चूंकि समकोण के साथ साथ ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज है। ठीक है, इसलिए सर्वांग सम त्रिभुज हैं तो उसमें क्या होगा कि AP = BP = कर्णी में r² + L² होगा, यानी ये जो दोनों भुजाएं हैं, ठीक है, यानी ये और ये आपस में बराबर होंगी और इनका जो मान है इनकी जो लंबाई है वो भी क्या होगी, बराबर होगी कर्णी में r² + L²। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए, क्योंकि देखिए ये और ये इसमें भी बराबर और इस त्रिभुज में देखें तो ये और ये आपस में बराबर। ठीक है, तो इसलिए अगर हम समकोण त्रिभुज के अनुसार इसका मान निकाले तो दोनों का मान बराबर आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि AP = BP = कर्णी में r² + L²। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे लिखी गई है, वही यहाँ पे लिखी गई है कि इसलिए AP = BP = कर्णी में r² + L²। ठीक है, अब चलिए हम +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इस +Q के कारण यहाँ चित्र में आप देखिए +Q आवेश के कारण इस बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने माना है कि E1 है। ठीक है, तो E1 = क्या हो जाएगा, 1/4πε0 × Q/r²। ये तो फार्मूला होता है, लेकिन चूंकि यहाँ r का मान दिया है कर्णी में r² + L², तो r² की जगह इसको रख लेंगे, तो चूंकि r² की जगह
इसको रखेंगे तो कर्णी हट जाएगी, यानी हम लोग का बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो वही यहाँ हो जाएगा। ठीक है, देखिए वही यहाँ हो जाएगा E1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आई होप यहाँ आपको E1 क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ फिर मैं आपको एक तरह चित्र में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E1 निकाले तो वो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर। चूँकि आर स्क्वायर ये तो फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ आर का मान है कर्णी में क्या, कर्णी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, चूँकि इसका स्क्वायर होता है फार्मूला। ठीक है, देखिए ये किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है ई, वो होता है 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर। तो देखिए ये तो हम लोग का कांस्टेंट है 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का आर जो है आर स्क्वायर, तो आर का मान है हम लोग का कर्णी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो कर्णी में आर का जगह हम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रख लेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर है और चूंकि इसका स्क्वायर फार्मूला होता है तो पूरे का स्क्वायर कर देंगे। अब ये बचेगा, यानी अंत में जो E1 आएगा वो इसको हल करेंगे तो 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ये मतलब ये स्क्वायर से ये कर्णी हट जाएगी। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि यहाँ E1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हमने सीधे लिख दिया है। ठीक है, और जो इसकी दिशा होगी बीपी दिशा होगी। ठीक है, बीपी दिशा में हमने यहाँ क्वेश्चन में बीपी दिशा में लिख दिया है। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है इससे परे होती है, यानी इससे दूर होगी, यानी इधर होगी, इससे दूर होगी। ठीक है, यानी इस बीपी दिशा में, यानी बी से इधर पी की और इधर ऊपर जाएगी दिशा इसकी। तो आई होप आप लोग को यहाँ आपको E1 समझ में आ गया। अब सेम यहाँ हम E2 निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू E2 की दिशा इधर ही थी, तो वही हम यहाँ पे E2 निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है, कि माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर होता है। और आर का मान कितना है, कर्णी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो मैं यहाँ रख लेता हूँ कर्णी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये तो मान है, लेकिन हम लोग का फार्मूला होता है क्यू बटा में आर स्क्वायर, तो आर ये है और इसका स्क्वायर होता है फार्मूला, तो स्क्वायर कर लेते हैं। अब इसको हम हल करेंगे तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये कर्णी हट जाएगी। ठीक है, तो यह हो गया हम लोग का E2। आई होप आप लोग को E2 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो गाइज माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो गई, वो हो गई 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर। अब देखिए यहाँ आपको मतलब हमने देखा कि E1 और E2 के दोनों मान मतलब समान है। ठीक है, और इसकी जो दिशा होगी, ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण जो दिशा होगी दोस्तों, वो हम लोग की क्या होगी, वो हम लोग की होगी P से, ठीक है, PA दिशा में। ठीक है, PA दिशा में। ठीक है, क्योंकि हमने देखिए अभी यहाँ देखिए मैं चित्र एक बार और बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग का ये वैद्युत ध्रुव है, इसका मध्य बिंदु O है। ठीक है, वैद्युत ध्रुव AB है। ठीक है, यहाँ माइनस क्यू आवेश है, यहाँ प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, और यहाँ हम लोग की इसकी निरक्षित बिंदु P है। ठीक है, इसके लंबवत। ठीक है, और यहाँ P है ये। ठीक है, यहाँ ये बिंदु P है। यही हमें क्या करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसकी ये दिशा हो गई, ये हम लोग का ये E1 हो गया, ये ऊपर की तरफ, और ये नीचे की तरफ E2 हो गया। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमने देखा कि हमने प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ दिशा ज्ञात करा तो बीपी दिशा थी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो प्लस क्यू से हमेशा इसकी दिशा जो परे होगी यानी ऊपर की होगी, और माइनस क्यू आवेश के कारण जब हम यहाँ ज्ञात करेंगे तो इसकी दिशा नीचे की तरफ यानी पी से ए की तरफ होगी, यानी वही पी ए दिशा में। तो यहाँ हमने देखा कि E1 और E2 में क्या अंतर है। E1 और E2 में अगर हम अंतर देखें तो देखिए E1 और E2 दोनों के मान समान है। ठीक है, 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हमने E1 का मान भी देखा और E2 का मान भी यही सेम है, लेकिन इनकी दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। ठीक है, दिशा एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। ठीक है, तो दिशा विपरीत है तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, स्पष्ट है कि E1 तथा E2 के मान परस्पर बराबर हैं परंतु दिशाएं भिन्न हैं। ठीक है, E1 और E2 के मान बराबर हैं
देखिए आपने देखा यहाँ कि जो E1 का हमने अभी पीछे मान निकाला वो भी आया 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और हमने अभी ये E2 का मान देखा तो ये ही आया, लेकिन इसमें अंतर यही कि दोनों की दिशा विपरीत है। तो ये हमने यहाँ लिखा है कि स्पष्ट है कि E1 व E2, ठीक है, या E1 तथा E2 के मान परस्पर बराबर हैं परंतु दिशाएं भिन्न हैं, ठीक है। इसलिए क्या होगा कि E1 व E2 को उनके लंबवत तथा समांतर घटकों में वियोजित हम करेंगे, ठीक है। जैसा अब यहाँ देखिए यहाँ एक सदिश का निर्माण हो रहा है, ठीक है, यहाँ एक सदिश है, तो सदिश यहाँ ये हम लोग का ये थीटा था तो ये भी थीटा, तो ऑब्वियसली कि ये भी कुछ ना कुछ थीटा होगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे कि जब इसको हम इसके समानांतर, ठीक है, और लंबवत घटकों में वियोजित करेंगे, देखिए E1 और E2 को उनके लंबवत तथा समानांतर घटकों में वियोजित करने पर जो AB के ठीक है लंबवत घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा होंगे परस्पर निरस्त हो जाएंगे, ठीक है। और जबकि AB के जो समानांतर घटक है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ अगर हम इसके कारण देखें तो यह वैद्युत क्षेत्र की जो यहाँ तीव्रता इस दिशा में है, तो यहाँ हम इसके घटक निकालें, ठीक है, तो देखिए इस तरह थीटा है, इसलिए इसके कारण यहाँ E1 sin थीटा इस दिशा में, थीटा की E1 cos थीटा इस दिशा में होगा और sin थीटा इस दिशा में हो जाएगा, यहाँ E1 sin थीटा हो जाएगा। और इसके कारण यहाँ देखें, ठीक है, तो देखिए इसके कारण जो ये थीटा बन रहा है यहाँ बन रहा है, तो इसलिए यहाँ थीटा की तरफ हमेशा क्या होता है, यहाँ हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा E2 cos थीटा, ठीक है, थीटा की तरफ हमेशा cos होता है, और यहाँ इसके विपरीत इधर दिशा में क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा E2 sin थीटा, ठीक है। इसीलिए देखिए यहाँ ये मतलब ज़्यादा ये गड़बड़ हो गया एक ही जगह, इसलिए हमने अभी पीछे यहाँ, ठीक है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ देखिए यहाँ हमने यहाँ ना कुछ लिखकर यहाँ एक इसका अलग यहाँ फिगर बना लिया था, ठीक है, नहीं तो इसी में अगर यहाँ हम बना लेते यहीं पे, ठीक है, यहाँ E1 sin थीटा लिख देते, यहाँ E2 sin थीटा, तो ये ज़्यादा मतलब नज़दीक हो जाता, फिर ये मतलब फिगर गड़बड़ हो जाता, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ हम लोग का ये P बिंदु, तो यहाँ यही सेम वही P है, ठीक है, और देखिए यहाँ ये तीर निकली हुई है तो यही ये तीर है और ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, तो ठीक है, और देखिए यहाँ E है तो यहाँ E है, ठीक है, वही सेम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होगा कि इसके कारण प्लस क्यू के कारण अगर इसका यहाँ वियोजन करें तो देखिए इसकी ये इधर दिशा है, ठीक है, और इधर ये थीटा है, ठीक है, तो देखिए थीटा की तरफ हमेशा cos होता है, ठीक है, तो यहाँ इधर क्या हो जाएगा E1 cos थीटा हो जाएगा, और इधर इसके इधर क्या हो जाएगा E1 sin थीटा हो जाएगा। तो देखिए हमने इधर ले लिया है E1 cos थीटा और इधर हो जाएगा आपका, यानी इसके इधर हो जाएगा E1 sin थीटा, इधर ऊपर इस तरह अगर ये होता है तो इधर क्या हो जाएगा थीटा है तो इधर E1 cos थीटा और इधर क्या हो जाएगा E1 sin थीटा, ठीक है। सेम अगर इसके कारण ज्ञात करें यहाँ पे, ठीक है, तो इसके कारण थीटा की तरफ क्या हो जाएगा cos हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा E2 cos थीटा, ठीक है, और इसके यहाँ नीचे इधर हो जाएगा क्या आपका, यानी नीचे इधर यहाँ से इस तरह नीचे क्या हो जाएगा E2 sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग देख रहे हो कि जो E1 sin थीटा ऊपर है और E2 sin थीटा नीचे है, ठीक है, यानी इसकी दिशा विपरीत है और मान बराबर, E1 sin थीटा E2 sin थीटा, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, चूंकि इनके मान बराबर है तो इसलिए ये कट जाएंगे, ठीक है, और इनके जो इधर वाले ये लंबवत घटक दोनों हो गए, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों इसके लंबवत घटक हो गए, और इधर वाला ये E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या हो गया, इसके समानांतर घटक हो गया, तो समानांतर घटक हो गया तो ये एक ही दिशा में है तो वही जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए वही चीज़ है यहाँ पे लिखी गई है कि स्पष्ट है कि E1 तथा E2 के मान परस्पर बराबर है परंतु दिशाएं भिन्न हैं, ठीक है। E1 और E2 को उनके लंबवत तथा समानांतर घटकों में वियोजित करने पर AB के लंबवत घटक E1 sin थीटा E2 sin थीटा परस्पर निरस्त हो जाएंगे। क्यों निरस्त होंगे, क्योंकि ये इनके मान आपस में बराबर है परंतु दिशाएं विपरीत हैं, ठीक है। जबकि AB के समानांतर घटक E1 cos थीटा E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये E1 cos थीटा E2 cos थीटा एक ही दिशा में थे तो ये जुड़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिएगा, मैं यहाँ पे आपने देखा, ठीक है, ये वैद्युत ध्रुव है, ठीक है, और इसका ये हम लोग का मान लीजिए अभी ये P था ना, यहाँ पे ये हम लोग का ये दिशा इधर थी, ठीक है, ये E1 था और ये नीचे की तरफ E2 था, ये हम इसको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ले लेता हूँ, ठीक है, ये हम लोग का परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो यहाँ हमने थीटा देखा था, तो यहाँ देखा था कि ये ऊपर की तरफ यहाँ E1 sin थीटा था, ठीक है, और ये नीचे की तरफ E2 sin थीटा था, ठीक है, और इधर हम लोग का था E1 cos थीटा और यहाँ E2 cos थीटा था, यानी यहाँ परिणामी जो हम लोग का होगा E होगा जो हो वो इन दोनों के योग के बराबर E1 cos थीटा प्लस
टू कॉस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमने देखा था कि इधर हम लोग का यहाँ कॉस लिया जा रहा है, ठीक है, इधर और इधर साइन लिया जा रहा है। ऐसा क्यों? तो आप 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा, सदिश आपने पढ़ा होगा। अगर हम इसको x लेते हैं, इसको y लेते हैं और ये a ले लेते हैं, ये सदिश है। तो देखिए हमेशा जो थीटा होता है, थीटा की तरफ हम लोग का, मान लीजिए यहाँ थीटा है तो इधर हम लोग का y, ठीक है, इसके कारण y क्या होगा, y कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब थीटा की तरफ हमेशा कॉस लिया जाता है, ठीक है। और इधर ये इधर हो गया, इधर आप लोग का कॉस हो जाएगा और इधर जिधर थीटा नहीं है, थीटा के विपरीत आप लोग का साइन लिया जाता है। इसलिए हमने यहाँ प्लस क्यू के कारण इधर जो ये थीटा है, इधर हमने कॉस लिया और इसके ये विपरीत इधर वाला हमने साइन ले लिया। और फिर यहाँ इसके कारण यहाँ जो थीटा है इसकी तरफ हमने e2 कॉस ले लिया और इधर हमने e2 साइन ले लिया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये e2 साइन थीटा, e2 ये सब सारी चीज़ें ये क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ आपको क्लियर कि e1 और e2 को उनके लंबवत तथा समानांतर घटकों में वियोजित करने पर AB के लंबवत घटक e1 साइन थीटा इंटू e2 साइन थीटा परस्पर निरस्त हो जाएंगे, जबकि AB के समानांतर घटक e1 कास थीटा इंटू e2 कास थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। ठीक है, जुड़ेंगे तब क्या हम निकालेंगे, अतः बिंदु P पे जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इन दोनों के योग के बराबर होगी। तो चलिए इसको हम लेते हैं। ठीक है, बिंदु P पे, ठीक है, जो हम लोग का बिंदु P था उस पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E लेते हैं। तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी वो क्या होगी, तो चलिए यहाँ मैं लिख लेता हूँ, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू वो E1 कास थीटा, दोनों के योग के बराबर, E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा, इन दोनों के योग के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी, इन दोनों E1 कास थीटा और E2 कास थीटा, ठीक है, जो इसके समानांतर घटक हैं उनके योग के बराबर होगी। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए E1 कास थीटा E2 कास थीटा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए E1 का मान देखा हमने क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था। ठीक है, प्लस E2 और चूंकि यहाँ कास थीटा है तो यहाँ इंटू कास थीटा, इंटू ये हम लोग का हो गया कास थीटा, उसके बाद तो प्लस है ना, प्लस। अब देखिए E2 का भी हमने मान देखा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर यानी हम लोग का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था। ठीक है, हम यहाँ देखे थे ना हम कि ये हम लोग का E2 का मान इतना है और E1 का भाई मान इतना ही था। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था, तो सेम वही हमने E1 का मान यहाँ पे रख लिया। ठीक है, इंटू ये कास थीटा तो हमने इंटू कास थीटा कर लिया, E2 की जगह E2 का भी मान हम लोगों का यही था तो हमने E2 के मान वही रख लिया, और इंटू ये कास थीटा है तो यहाँ भी मैं कास थीटा रख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों में देखिए हम लोग कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में हम क्या करेंगे, हम ये कॉमन ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, ये हम दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ मैं अगर कॉमन ले लूँ तो देखिए इससे इसमें भाग दूंगा तो ये कट जाएगा, कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, प्लस, ठीक है, देखिए यहाँ पर अब ये प्लस है तो प्लस लगा देता हूँ, फिर इसमें भाग देगा तो ये कट जाएगा और ये कास थीटा बचेगा, तो ये कास थीटा हम लोग का बचा। ठीक है, यानी हम लोग का क्या हो गया, फाइनली ये हो गया हम लोग का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू ये कास थीटा जुड़ेगा तो 2 कास थीटा हो जाएगा। अब देखिए हमें सारी चीज़ें मालूम है, यहाँ हमें कास थीटा का मालूम करना है। ठीक है, तो देखिए कास थीटा का हम मान कैसे मालूम करेंगे, तो कास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए अब थोड़ा चित्र में हम चलते हैं। ठीक है, चित्र यहाँ चलिए, यहाँ मैं थोड़ा एक फ्रेश चित्र बना लेता हूँ, उसमें आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ मैं एक फ्रेश चित्र बना लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक बिंदु ये हम लोग का मान लेता हूँ, चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग का ये P था। ठीक है, ये हम लोग का E1 और ये 2, ये इधर हम लोग का E1 था, इधर E2 था। चलिए और चीज़ें यहाँ मैं नहीं बनाता हूँ क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और ये हम लोग का ये यहाँ से ये मध्य बिंदु O था। ठीक है, यहाँ हम लोग का A था, यहाँ B था, यहाँ माइनस क्यू आवेश था, यहाँ प्लस क्यू आवेश था। ठीक है, हमने देखा कि ये जो हम लोग का था ये था, इसका मान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और जो इसका भी मान था यहाँ तक कड़ी में इसका भी मान था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए हमें कास थीटा का मान मालूम करना है, तो हम चाहें तो इस त्रिभुज में, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज जो ये है इसमें या इधर वाला जो इधर वाला है इसमें, दोनों में से किसी में हम ले लेते हैं। ठीक है, अगर दोनों में से हम कोई भी एक ले लें, इसको हम मान लीजिए हम थीटा मान लेते हैं, इसी को अगर हम थीटा मान लेते हैं तो थीटा, इसके लिए जो कास थीटा का मान होगा, कास थीटा इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, आप जानते हो LAL बटा डबल KA से। ठीक है, आधार बटा कण हो जाएगा, तो कास थीटा बराबर आधार बटा कण होता है। तो आधार बटा कण, तो आधार इसमें क्या है, इसके लिए अगर इसको हम थीटा ले लेते हैं तो ये आधार है, ये कण है। ठीक है,
तो आधार बटा कर्ण, तो आधार हम लोग का यहाँ से ये है आधार, तो चूंकि इसका मान कितना है, ये पूरी दूरी 2l होती है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव है तो पूरी दूरी 2l होगी। तो यहाँ से यहाँ तक चूंकि ये मध्य बिंदु है वो द्विध्रुव का, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होती है वो l होती है। तो हम लोग का काश थीटा का यानी आधार और बट्टा में कर्ण, तो आधार हम लोग का l हो गया और बट्टा में कर्ण का मान क्या है, कर्ण में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इसका मैं मान रख लेता हूँ कर्ण में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आई होप यहाँ आपको क्लियर हो गया। तो चलिए सेम चीज़ है यहाँ मैं लिख लेता हूँ, काश थीटा इक्वल टू ए बटा के, यानी आधार बटा कर्ण है, तो काश थीटा बराबर यहाँ मैं आधार बटा कर्ण ले लेता हूँ, और ये बराबर है, अगर आधार का मान रखें, यहाँ आधार का मान देखें तो हम लोग का एल है, ठीक है, कर्ण का मान देखें तो कर्णी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो बटा कर्णी में मैं देख लेता हूँ, यहाँ हम लोग का यहाँ बराबर ये हम लोग का एल हो गया, ठीक है, और बटा में ये कर्णी में क्या हो गया, कर्ण हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ आपको समझ आया मैंने कैसे किया। देखिए अगर इसमें हम यहाँ इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, तो अगर हम काश थीटा ले, इसको हम काश थीटा, तो इसके लिए हम लोग का ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो चूंकि काश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है, तो आधार हम लोग का यहाँ से यहाँ तक दूरी एल हो जाएगी, तो एक जगह हमने एल रख लिया, और बटा कर्ण होता है, बटा कर्ण होता है फार्मूला, तो कर्ण ये है, तो कर्ण का हमने मान पीछे ही देख लिया कि कर्णी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है, कर्णी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वही हमने मान यहाँ पे रख लिया है, ठीक है। अब चलिए चूंकि हम थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है, और फिर ये बराबर किसके हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एल है और बटा ये कर्णी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए अगर इस कर्णी को हटाते हैं, यानी ये एल बटा में इस कर्णी को अगर हम हटाएं, ठीक है, तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर घाते 1/2 हो जाएगा, ठीक है। कर्णी देखिए 1/2 का क्या मतलब, वर्गमूल ही होता है। देखिए कर्णी अगर हटी तो उसके घात तो वो 1/2 हो जाता है। देखिए जैसे 4 है, इसको हम कर्णी में 4 है, ठीक है, इसको हम 4 घाते 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह है यहाँ पे, ये कर्णी में था तो कर्णी हम हटाकर इसके घात 1/2 कर दिए, ठीक है। तो आई होप आपको इसका मतलब क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब 1/2 का मतलब वर्गमूल ही होता है, ठीक है। अगर कहीं लिखा रहे इस तरह, ठीक है, कि 16 घाते 1/2, मतलब आपको 16 का क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। और ये कर्णी में आर स्क्वायर एल स्क्वायर था इस तरह, तो इसका मतलब क्या, इन दोनों का वर्गमूल, तो वही मतलब हुआ। हम कर्णी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर घाते 1/2 लिख सकते हैं। तो हमें काश थीटा का मान यहाँ क्या आया, ये आया, तो हम यहाँ पे सेम वही चीज़ यहाँ काश थीटा की जगह रख लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम रख लेते हैं, चूंकि ई बराबर क्या है यहाँ पे हम लोग का ई बराबर 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 काश थीटा है, ठीक है। और हमें काश थीटा की जगह इसको रखना है, तो चलिए मैं यहाँ रख लेता हूँ। यहाँ चूँकि लिख लेते हैं, चूँकि ई बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के इंटू, ठीक है, क्यू बटा में, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 और काश थीटा की जगह देखिए काश थीटा का हमने अभी यहाँ मान निकाला ये, तो यहाँ रख लेता हूँ क्या, एल बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ मैं रख लेता हूँ एल बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, और घाते 1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है, या इसको हम फिर लिख सकते हैं ई इक्वल टू, ठीक है, इसको मैं सेम यही रख लेता हूँ 1/4πε0 इंटू के इंटू ये हम देखिए क्यू को यहाँ ले लेता हूँ, क्यों, क्योंकि अगर क्यू को ले लेता हूँ तो 2QL हो जाएगा, और चूंकि हमने पढ़ा है 2QL इक्वल टू P होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो इसको मैं और देखिए इसको इसमें गुणा कर देता हूँ, ठीक है, यानी ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा करता है, तो ऊपर का ऊपर गुणा करूँगा तो ये 2QL हो जाएगा, और नीचे देखिए जब इन दोनों का गुणा करूँगा तो देखिए यहाँ घाते 1 है, ठीक है, ये नीचे वाला ये दोनों समान है, ठीक है, और ये 1/2 है, यहाँ कोई घात नहीं है तो इसको 1 हम मान सकते हैं। और जब दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो आप जानते हैं कि गुणा करते समय घातों को जोड़ देते हैं, तो ये हम लोग का सेम नीचे वाला रहेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और जब हम घातों को जोड़ेंगे यानी 1 + 1/2 करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ आपको मालूम हो गया होगा कि किस तरह हमने किया, इन दोनों का हमने गुणा कर दिया तो आधार वही सेम रहेगा और घात जुड़ जाएगी, तो घात यानी 1 + 1/2 इसको हम जोड़ेंगे तो 2 × 2 = 3/2 हो जाएगा, तो वही हमने यहाँ 3/2 लिख लिया। तो आई होप यहाँ आपको क्लियर हो गया। अब चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए या हम लिखेंगे ई इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/4π
एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू, अब देखिए 2QL को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है 2QL यानी P इक्वल टू हमने पढ़ा है, ठीक है, हमने 2QL पढ़ा है, P इक्वल टू 2QL ये होता है, हमने वैद्युत द्विध्रुव गुण दूसरे की तीसरे लेक्चर में पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव गुण P इक्वल टू 2QL होता है, ठीक है। तो हम 2QL की जगह P रख लिए, ठीक है। और देखिए यहाँ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर घाते 3/2 है, ठीक है। तो यहाँ इसको मैं सेम यहीं रख लेता हूँ अभी, ठीक है, और घाते 3/2। अब देखिए यहाँ हमने देखा था शुरू में कि जो 2L है वैद्युत द्विध्रुव की अल्प दूरी है, मतलब अल्प यानी बहुत कम। तो देखिए यहाँ L है, तो L का अब 2 हट जाएगा तो L का मान और भी कम होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि यदि L का मान R के मान की अपेक्षा बहुत कम हो तो L स्क्वायर का मान R स्क्वायर के मान की अपेक्षा बहुत कम होगा, इसलिए हम L स्क्वायर के मान को छोड़ सकते हैं या L स्क्वायर का मान नगण्य मान सकते हैं। तो अगर हम L स्क्वायर के मान को छोड़ दें तो हम लोग का बचेगा R स्क्वायर घाते 3/2। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे कि इसलिए E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू P बटा में R स्क्वायर घाते 3/2। देखिए हमने इसको साफ छोड़ दिया क्योंकि इसका मान बहुत कम होगा, ठीक है, जिसको हम नगण्य मान लेंगे, ठीक है। तो हमने इसको छोड़ दिया। अब देखिए इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, या हम लोग का अब E इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू, अब देखिए P तो P है और बटा ये देखिए अगर ये घात हटेगी तो ये 2 × 3/2 है, ठीक है, यानी ये कट जाएगा, यानी R घाते 3 आप लोग का बचेगा। और अंत में हम लोग का यही निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाता है। यही फार्मूला होता है अगर मतलब जो वैद्युत द्विध्रुव है किसी परावैद्युत माध्यम में रखा हो तो, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू P/R3 ये होता है फार्मूला। और यहाँ पे लिखेंगे वायु तथा निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, इसलिए E इक्वल टू वायु अथवा निर्वात में जब रखे हों तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P/R3 फार्मूला होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहाँ समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ E इक्वल टू हम लोग का आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू Q बट्टा में हम लोग का क्या आ रहा है, R3 आ रहा है। ये तो हम लोग का आ रहा है अगर वैद्युत द्विध्रुव किसी परावैद्युत माध्यम में रखा हो, ठीक है, जैसे कांच में, ठीक है। लेकिन अगर वह वायु अथवा निर्वात में रखा हो तो वायु और निर्वात के लिए K का मान 1 होता है। तो यहाँ हम रखेंगे, यहाँ लिखेंगे यदि वैद्युत द्विध्रुव किसी परावैद्युत माध्यम में न रखकर, ठीक है, वायु अथवा निर्वात में हो तब K बराबर 1, अतः E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R3। ये 2 फार्मूले आप याद रखिए, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में काम आएंगे, ठीक है, जब निरक्षीय स्थिति पे कोई वस्तु रखी हो और वहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, ठीक है, निरक्षीय स्थिति पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, ठीक है। जब अगर मतलब वैद्युत द्विध्रुव परावैद्युत माध्यम स्थित हो तो यह फार्मूला लगाएंगे और परावैद्युत माध्यम स्थित न हो तो यह फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो आई होप देखिए यहाँ केवल K का अंतर होता है, ठीक है। अगर परावैद्युत माध्यम दिया हो तो K का मान रखेंगे नीचे, और अगर वह वायु अथवा निर्वात में रखी हो मतलब जो आप लोग का वैद्युत द्विध्रुव है वायु अथवा निर्वात में रखा हो, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ K का मान हम छोड़ देंगे, यानी ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। देखिए आप एक बार नोट्स में जाकर इन सारी चीज़ों को देख लीजिएगा, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसमें मतलब बारी बारी से एकदम अच्छे से सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए आपको हो सकता है अभी समझ में ना आ रहा होगा, ठीक है। देखिए पहली बार किसी को समझ नहीं आता है लगभग, ठीक है, 2-3 बार आप पढ़ोगे इसको, 4 बार अपने आप से खुद मतलब इसका डेरिवेशन करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो आपको ये समझ आने लगेगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हुई। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। तो बस थैंक यू।